जो कुछ मैंने 16 साल पहले बोया था वो आज काट रही हूँ। यूं तो मेरे अतीत पर 7 पर्दे पड़े हुए थे। सिवाय विशाल के दूसरा कोई नहीं जानता था कि मैं कौन थी, मुंबई से पहले कहाँ रहती थी, मेरे बाप का नाम क्या है और वो क्या करते थे। विशाल मेरी जिंदगी में अचानक ही दाखिल हुआ था और उसने मेरे पाँव में पड़ी हुई बेड़ियां और मेरे गिर्द खींचा हुआ हिसार पलक झपकते में तोड़ दिया। मैंने उससे कहा था, मैं तुम्हें पसंद तो बहुत करती हूँ विशाल। मैंने पहली बार विशाल के सामने जबान खोली थी, लेकिन मैं डरती हूँ कि मैं सबसे कट जाऊंगी। विशाल ने कहा, मुझ पर भरोसा करो, डरो मत, नतीजा बेहतर ही निकलेगा। ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि सबसे कटकर ही तुम मेरी हो सकती हो। इस कुर्बानी के बगैर ये सब मुमकिन नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपनाकर मैं खुद भी सबसे दूर हो जाऊंगा। मैंने कहा, अगर किसी मोड़ पर हम दोनों का रिश्ता भी कच्चा धागा साबित हुआ तो क्या होगा। विशाल ने कहा, ये मत सोचो, ये सोच अच्छे शगुन की अलामत नहीं। इस वक्त बैठे बैठे हम दोनों में से कोई एक मर भी तो सकता है। इरादा तो यही है कि हम जन्म जन्म साथ रहेंगे। इस बातचीत के सिर्फ 2 महीने बाद ही मैंने न सिर्फ विशाल से शादी कर ली थी, बल्कि अपना आबाई शहर हैदराबाद भी छोड़ दिया था। विशाल का घर मुंबई में था। फौरी तौर पर मैं उनके घर तो नहीं जा सकी। हम दोनों किराए के मकान में रहते रहे। 2 साल बाद विशाल इस काबिल हुए कि मुझे अपने घर ले जा सके। मैंने विशाल से घर में दाखिल होने से पहले कहा, मेरे बारे में अपने घर वालों को तो कुछ नहीं बताओगे। मैं नहीं चाहती कि अपने अतीत में किसी को झांकने की इजाजत दूं। विशाल ने कहा, तुम्हारा अतीत मैं हैदराबाद ही में दफन कराया हूँ। जाहिर है जो चीज दफना दी जाती है उसकी बातचीत फिजूल होती है। 2 सालों में विशाल ने ये साबित कर दिया था कि वो मुझे दिल से चाहते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनके खानदान के बहुत सारे लोगों ने मुझे उनके साथ किराए के मकान में रहते हुए देख लिया था। किसी ने उंगली नहीं उठाई थी। फिर मैं विशाल के घर आ गई तो घर की औरतें मुझसे घुल मिल गई। किसी ने मेरे बारे में विशाल से कुछ मालूम करने की कोशिश नहीं की। मुझसे बहुत पूछा गया, लेकिन मुझसे कुछ उगलवाना किसी के बस की बात नहीं थी। इस घर में आने के सिर्फ 4 महीने बाद ही मैंने नेहा को जन्म दिया था। नेहा मेरी और विशाल की उम्मीद से ज्यादा सुंदर थी। चंद दिनों ही में सारा घर नेहा के गिर्द घूम रहा था। फिर किसी को कहाँ होश था कि वो मेरे बारे में खोजने की कोशिश करता। मेरी सास, मेरे ससुर और मेरी दोनों ननंद नेहा ही में लग गई थी। वो मेरे पास तो बस सोने के लिए आती थी, फिर चंद माह बाद ही दादी के पास सोने लगी थी। मेरी बड़ी नंद शादीशुदा थी, वो कभी कभी घर आती थी। छोटी की शादी उस वक्त हुई जब नेहा 2 साल की थी। उनके घर से चले जाने के बाद विशाल के घर पर मेरा राज था, लेकिन मैंने इस राज से नाजायज फायदा नहीं उठाया। सास, ससुर और पति की खिदमत करने में मुझे खुद भी सुकून मिलता था। कभी कभी मैं सोचती थी कि विशाल की मोहब्बत में मैंने सब कुछ ही फरामोश कर दिया था। माँ बाप, भाई बहन, घर, खानदान और सब कुछ छोड़कर मैंने सिर्फ विशाल को अपनाया था। उन्होंने भी मेरी खातिर सबको छोड़ तो दिया था, लेकिन थोड़े दिनों के लिए। थोड़े दिनों के बाद उन्हें अपने सब मिल गए थे। मुझसे शादी के बाद उन्होंने वकालत पर तवज्जो दी थी और वो दिन ब दिन तरक्की ही करते गए। यूं तो उनके डैडी भी एडवोकेट थे, लेकिन जब से माजूर हुए थे उन्होंने ये पेशा छोड़ दिया था। उसके बावजूद वो माली परेशानियों का शिकार नहीं हुए थे, क्योंकि वो अच्छी खासी जमीन जायदाद के मालिक थे। वो मेरे अपने बेटे की पत्नी बनने पर नाखुश नहीं थे। यही हाल मेरी सास का भी था। उन्होंने भी माथे पर बल आने नहीं दिया था। जरा तेज तबीयत की थी, लेकिन मेरे साथ उनका रवैया ठीक ही था। मैंने भी चंद ही रोज में उनके मिजाज को समझ लिया था और फिर वो मेरी खिदमत और फरमाबरदारी से खुश रहने लगी थी। अगर इसके बावजूद भी कोई कसर रह गई थी तो उसे नेहा ने संभाल लिया था। वो नेहा को बहुत प्यार करती थी। मैंने एक रात विशाल से कहा, जिंदगी सिर्फ मुकदमा लड़ने का नाम नहीं है। आप घर पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। विशाल ने सामने रखे हुए फाइल पर से नजर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, घर पर तवज्जो देने के लिए तुम जो हो, मैं इस शहर का कामयाब वकील हूँ, इसी हिसाब से मेरे पास मुकदमे भी है। उसके बाद वो रात गए तक मुकदमे की फाइलों में उलझे रहे। विशाल आमतौर पर कत्ल के मुकदमे ही लेते थे और उनका कहना था कि सिया को सफेद और सफेद को सिया करना उनके बाएं हाथ का खेल है। उनके साथ रहते हुए मुझे 7 साल हो गए थे, लेकिन इन 7 सालों में कभी मैंने नहीं सुना था कि वो मुकदमा हार गए हैं। वो अक्सर कहते थे, मैं हारने वाला मुकदमा लेता ही नहीं हूँ। केस सुनकर ही मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये मुकदमा हारने वाला है कि जीतने वाला।
विशाल मुकदमे जीतते रहे और दिन गुजरते रहे। अपने पुराने घर की याद मुझे अक्सर तंग करती थी, लेकिन विशाल की मोहब्बत, सास ससुर का प्यार और नेहा की चाहत मुझे अतीत की दलदल से बाहर खींच लेती थी। नेहा अपने बाप ही की तरह ज़हीन और पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। उसे देखकर मुझे कोई और भी याद आता था। चूंकि मैंने अपने घर वालों की कभी खबर लेने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि मेरे बाद वहाँ क्या क्या हुआ, कौन मरा कौन जिंदा है। लेकिन कभी कभी मैं सोचती जरूर थी कि विशाल अक्सर किसी काम से हैदराबाद जाते थे और उनके इल्म में बहुत कुछ था। उन्होंने कभी हैदराबाद और मेरे घर के हवाले से कुछ बताने की कोशिश भी की तो मैंने मना कर दिया। उनके होठों पर हाथ रख दिया और इल्तजा की कि मुझे ना बताओ। कई बार कोशिश के बाद जब उन्होंने समझ लिया कि मैं किसी का जिक्र सुनना नहीं चाहती तो उन्होंने फिर कुछ बताने की कोशिश ही नहीं की। मेरा ख्याल था कि मैं अपने घर वालों का जिक्र ही नहीं करूंगी और नहीं सुनूंगी तो विशाल मुझ पर ज्यादा भरोसा करेंगे और सिर्फ मेरे ही वफादार रहेंगे। मैं नहीं जानती थी कि मुझे उनके भरोसे और यकीन को कितने अरसे बरकरार रखना था। इसका इजहार विशाल ने कई बार किया था कि वो मुझ पर, मेरी वफा और मेरे प्यार पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। विशाल कभी कभी जब मुझे उदास देखते तो कहते, अगर तुम चाहो तो अपने घर भी जा सकती हो, तुम कहो तो मैं तुम्हें ले जाकर वहाँ छोड़ सकता हूँ। मैं नफरत भरे लहजे में कहती, नहीं, मुझे नफरत है उस घर से, उस शहर से। ये मैं गलत भी नहीं कहती थी, वाकई मुझे अपनी दूसरी माँ और माँ के हवाले से अपने बाप से भी नफरत थी। माँ के कहने पर ही उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी और मैंने 4 साल तक जहन्नम का अजाब बर्दाश्त किया था। अगर विशाल से एक फंक्शन में मुलाकात नहीं होती और मैं उनकी आंखों में मोहब्बत और प्यार का समंदर नहीं देखती तो शायद अब तक मर चुकी होती। मुझे अपने बाप की बात अभी तक याद है, जैसे वो मेरे खून में रच-बस गई हो। माँ बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। तुम हाँ कर दो, राकेश तुम्हारी माँ का करीबी रिश्तेदार है, मैंने उनकी बात सुनकर कहा था। मैं राकेश के सामने की बच्ची हूँ। उस रात भी मैं यही कुछ सोच रही थी जब विशाल ने मुझे चौंका दिया। क्या बात है, इस साल नेहा की सालगिरह नहीं करनी है? मैंने कहा, अभी आधा महीना पड़ा है, हो जाएगी सालगिरह। नेहा अब बड़ी हो गई है, उसकी सहेलियां भी आएंगी, वो उन्हें भी दावतनामा भेजेगी। सोचा यही है कि मैट्रिक पास करने वाली दावत और सालगिरह की दावत एक ही दिन कर लेते हैं। इस तरह दोनों काम हो जाएंगे। नेहा थी तो 14 साल की, लेकिन लगती 18-19 साल की थी। उसका कदकाठ तो अपनी दादी जैसा था और सूरत शक्ल मेरी तरह। विशाल की कोई बात अगर उसमें थी तो वो ये कि वो हर मामले में वकीलों की तरह लंबी लंबी बहस करती थी और अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती थी। पार्टी के इंतजाम अब मुझे करने थे। मैं भागदौड़ में लग गई। उस दौरान में मैंने विशाल की कार को कोर्ट के बाहर खड़े रहने नहीं दिया। सुबह जब विशाल कार में कोर्ट जाते तो मैं शोफर से कहती कि साहब को कोर्ट छोड़कर वापस आ जाना, कई जगह जाना है, हम शॉपिंग करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कोर्ट चलूंगी, फिर साहब के साथ ही वापसी हो जाएगी। शोफर विशाल को कोर्ट पहुंचाकर वापस आया, फिर मैं उसके साथ शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी, इसलिए शोफर ने मार्केट से खासे फासले पर कार खड़ी कर दी थी। मैं कार से उतरकर पैदल ही मार्केट की तरफ चल दी। नेहा के लिए मुझे एक अच्छा सा तोहफा खरीदना था और विशाल के लिए एक सूट का पीस। मैंने अपने लिए साड़ी खरीद ली थी। घर की सजावट के लिए मैंने बहुत सारी चीज कल ही खरीदी थी। नेहा के लिए तोहफा खरीदकर जब मैं दुकान से बाहर आई तो एक नौजवान मुझसे टकरा गया। अगर मैं फौरन ही संभल नहीं जाती तो गिर पड़ती। मेरे कुछ कहने से पहले ही उस नौजवान ने कहा, माफ कीजिएगा। मैंने कहा, क्या बदतमीजी है, देखकर नहीं चल सकते तुम? उस नौजवान ने कहा, माफ कीजिए, मैं बेध्यानी में आपसे टकरा गया, अगर आपने देख लिया होता तो टक्कर नहीं होती। मैंने गिरे हुए डब्बे की तरफ इशारा किया। ठीक है, मेरा डब्बा उठा दो। उसने झुककर डब्बा उठाया और मुझे देते हुए कहा, मेरा नाम समीर है, मैं हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद के नाम से मेरा दिल धड़क उठा। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा, वो हुबहू वही था, पेशानी, आंखें, नाक और थोड़ी बिल्कुल वही। मैंने थर्राती हुई आवाज में पूछा, क्यों आए हो यहाँ, किसी काम से या घूमने फिरने के लिए? उस नौजवान ने कहा, बदला लेने के लिए, एक बेवफा औरत से, अपनी हरजाई माँ से। उसने इतना कहा और आगे बढ़ गया। मैं कई मिनट तक गुमसुम खड़ी रही, फिर चौकी और भीड़ में शामिल हो गई। वो बदला किससे लगा? मैं सोचती हुई बोझल कदमों से कार की तरफ चल पड़ी। मैंने शोफर को कोर्ट चलने से मना कर दिया और कहा, सीधे घर चलो, साहब किसी के साथ घर पहुंच जाएंगे।
मैंने कर में बैठते हुए कहा। आधे घंटे बाद ही मैं घर में थी। कार से उतरकर मैं सीधा अपने कमरे में गई थी। उस नौजवान की सूरत बार बार मेरी निगाहों में घूम रही थी। उसकी शक्ल बिल्कुल अपने बाप से मिलती थी और उसका लहजा, उसकी आवाज बिल्कुल राकेश जैसी थी। उसके बदला लेने की बात मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं सोचने लगी, क्या उसने मुझे पहचान लिया था? क्या उसने मुझे पहली बार देखा था? मुमकिन है उसने मुझे पहले भी देखा हो। घर में मेरी तस्वीर तो थी, लेकिन अब तो मेरी जवानी ढल गई थी। सूरत शक्ल में भी बहुत फर्क आ गया है। मेरी अभी की तस्वीर तो उस तक नहीं पहुंची। मैं सोचती रही और मेरा जहन उलझता रहा। मेरी आंखें बंद थी और मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। इस बात को 1 हफ्ता गुजरा था कि दोपहर के वक्त टेलीफोन पर एक भयानक खबर मिली। विशाल पर कोर्ट के इहाते से बाहर किसी ने गोली चला दी थी और फरार हो गया था। विशाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं थी क्योंकि खून बहुत ज्यादा निकल गया था। डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैंने सास को बताया और कहा कि नेहा को ना बताएं। फिर खुद टैक्सी लेकर अस्पताल पहुंच गई। मालूम हुआ कि एक गोली विशाल की कमर में लगी है और दूसरी बाएं टांग पर। डॉक्टरों ने अच्छी खबर ये सुनाई कि विशाल की हालत खतरे से बाहर है। मैंने सुख का सांस लिया और विशाल को सिर्फ दूर से देखकर लौट आई। शाम को मुझे फिर अस्पताल आना था। रास्ते में और घर पहुंचकर भी उस नौजवान का चेहरा नजरों के सामने घूम रहा था और उसकी बात दिमाग में गर्दिश कर रही थी। और राकेश से मिलती जुलती शक्ल। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि समीर ने अपनी बात पूरी कर दी। विशाल पर गोली समीर ने चलाई होगी। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि उसने विशाल को निशाना क्यों बनाया था। अगर उसे इंतकाम लेना था तो मुझसे लेता। जहां वो मुझसे टकराया था तो वहीं मुझे मार सकता था। ये बात तो अब मेरे जहन में साफ हो गई थी कि समीर का बाप राकेश, मेरा पुराना पति, मुझसे गाफिल नहीं रहा था और उसने समीर के दिल में मेरे खिलाफ बहुत कुछ भर दिया था। वो मेरी सौतेली माँ का रिश्तेदार था और उसी के कहने पर चलता था। उसका हाकमाना रवैया और उसकी बात का अंदाज मेरे साथ बड़ा तौहीन आमेज था। शादी से पहले ही मेरे दिल में उसके लिए नफरत ने घर कर लिया था और विशाल से मुलाकात से पहले तक मैंने जो कुछ बर्दाश्त किया वो मेरे लिए कड़े इम्तिहान से कम नहीं था। उस वक्त समीर सिर्फ 4 साल का था जब मैंने राकेश के साथ रहने से इनकार कर दिया। मेरे अलग होने की बात सुनकर उसने कहा, तुम भी मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हो। उसके बाद उसकी जबान ही नहीं, हाथ भी चलने लगे थे। मुझे मारना पीटना उसकी आदत बन गई। वो बात बात पर हाथ छोड़ देता था। उसने एक बार कहा था, मैं तुम्हें तलाक तो दूंगा लेकिन समीर को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। मैंने लिखकर दे दिया था कि मुझे समीर नहीं चाहिए। उस वक्त मेरे वहम व गुमान में भी ना था कि वो मुझसे 16 साल बाद इंतकाम लेगा। 16 साल तक मैंने उसके सलूक और समीर को भूलने की कोशिश की थी। मेरा ख्याल था कि किसी को नहीं मालूम था कि मैं कहाँ हूँ। विशाल से मैंने कोर्ट में शादी की थी और खामोशी से हैदराबाद छोड़ दिया था। मैंने अपनी सगी बहन को भी नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हालांकि राकेश से तलाक लेने के बाद 2 महीने तक मैं उसके ही घर में रही थी। अपने बाप के घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। तलाक लेने में विशाल ने मेरा बहुत साथ दिया था। कोर्ट में मामला तय होने के सिलसिले में ही मेरा उससे राब्ता हुआ था। उनकी हमदर्दी और मदद ने मेरे दिल में घर कर लिया था। विशाल को मालूम था कि मैं एक बच्चे की मां हूं, उसके बावजूद उन्होंने मुझे कबूल करने का फैसला कर लिया था और फिर उन्होंने किसी भी मोड़ पर मुझे ये एहसास होने नहीं दिया कि वो मुझसे शादी करके पछता रहे हो। हालांकि मुझसे शादी के वक्त वो कुंवारे थे। मैंने भी उनके सामने समीर का जिक्र कभी नहीं किया। मैं राख को कुरेदना नहीं चाहती थी कि उसमें दबी हुई चिंगारी भड़क उठे। जिस देश जाना नहीं उसका नाम जबान पर लाने की क्या जरूरत। इंस्पेक्टर मुझसे सवाल कर रहा था। जवाब तो मेरे पास थे लेकिन मैं देना नहीं चाहती थी। मेरी सास ने इंस्पेक्टर से कहा, आप देख नहीं रहे कि हम किस परेशानी में हैं और आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, हम सुबह फिर आएंगे। 2 दिन बाद डॉक्टरों ने पुलिस वालों को विशाल से मिलने की इजाजत दे दी थी। उन्होंने अपने बयान में किसी पर शक जाहिर नहीं किया था। अलबत्ता ये कहा था कि किसी मुजरिम ने उनसे बदला लिया होगा जिसे इनकी वजह से सजा हो गई हो। विशाल 1 महीने से ज्यादा ही अस्पताल में रहे। फिर जब मैं उन्हें घर लेकर आई तो वो अपाहिज हो चुके थे। एक गोली ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, जिसकी वजह से उनका निचला धड़ बेकार हो गया था। एक टांग को दूसरी गोली ने मजबूर कर दिया था
अस्पताल ही में विशाल ने मुझसे कहा था कि पता नहीं किस जालिम ने मुझे जिंदा गाड़ दिया है। अगर कोई मेरा दुश्मन हो सकता था तो वो तुम्हारा पिछला पति था। लेकिन हमारी शादी के 4 साल बाद वो मर गया था। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला? विशाल ने फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए कहा, तुम मुझे मना करती थी, लेकिन जब भी मैं हैदराबाद जाता था उसके बारे में मालूम करता था। मैंने समीर पर शक जाहिर नहीं किया, अगर करती तो बात कहां से कहां तक पहुंच जाती। समीर को मैंने जन्म दिया था, अपना दूध पिलाकर उसकी परवरिश की थी और 4 साल की उम्र में उसे माँ के प्यार, उसकी गोद की गर्मी, उसके वजूद की महक से महरूम कर दिया था। ठीक है, राकेश मेरा मुजरिम था, लेकिन मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा बेटा तो मेरा कसूरवार नहीं था। राकेश ने उसके दिल में मेरे लिए नफरत और हिकारत का जहर भर दिया था। उसे मेरी मौजूदा जिंदगी के बारे में मालूम हुआ होगा या नहीं, ये मैं नहीं जानती। अलबत्ता समीर ने जरूर मालूम कर लिया होगा कि उसकी माँ ने किसके साथ शादी की है। वो विशाल की तो में लगा रहा होगा। मैंने बेचैनी से विशाल से पूछा, आपके ख्याल में जिसने भी आप पर हमला किया था, क्या वो दोबारा हमला करेगा? विशाल ने उदासी से कहा, मैं तो चाहता हूँ कि वो मुझ पर दोबारा हमला करके मुझे इस अपाहिज वाली जिंदगी के अजाब से निजात दिला दे। कई बरस गुजर गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विशाल पर दोबारा हमला नहीं किया गया, शायद या यकीनन इस ख्याल से कि उसका अपाहिज और नाकारा होकर जिंदगी के बाकी दिन गुजारना उसकी मौत से ज्यादा भयानक है। साथ ही मुझे इम्तिहान में डालना मकसद था कि इस हालत में मैं उसका साथ छोड़ देती हूँ या सारी उम्र उसके साथ रहती हूँ। मेरे दुश्मन के नजदीक ये भी मेरे लिए बड़ी सजा थी। मैं विशाल का साथ नहीं छोड़ सकती। 2 नौकरानी होने के बावजूद दिन रात में उनकी सेवा करती हूँ। माशी तौर पर हम किसी के मोहताज नहीं है। रुपए पैसे की हमारे पास कमी नहीं है। अभी तो मुझे बेटी को उसके घर की बनाना है। मैं साफ महसूस करती हूँ कि नेहा बाप की हालत देखकर दिल में कुढ़ती है। मेरी सास भी बेटे को देख देख कर दिल महसूस कर रह जाती है, और मैं अपनी तकदीर पर सब्र कर रही हूँ।